नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे एफएल इंडिया के नतीजों पर। कंपनी के सीएमडी अनुज खन्ना सोहम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त के मार्केट पर एक नज़र डालते हैं, जो एक कह सकते हैं कि सुबह से एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी 86 पॉइंट ऊपर है 19,600 और 19,550 600 के बीच में काफ़ी लंबा वक्त गुजारने के बाद अब ये 600 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी लगभग इतना ही 70 पॉइंट ऊपर है। तो एक तगड़ा कंसोलिडेशन आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ही मार्केट इस समय कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन सुबह ज़्यादा अच्छा था, अभी भी अच्छा है। करीब 1700 शेयर्स बढ़ने वाले हैं और 1234 शेयर्स में कमज़ोरी है। रुपया भी 82 रुपये 72 पैसे पे $1 का भाव स्टेबल है यहाँ पे। तो एक कह सकते हैं कि एक बहुत रेंज के अंदर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे छोटे मझोले स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली, अच्छी खासी मजबूती वहाँ पे हुई है। पॉलीमेडिक्योर नतीजे आए, उसके बाद 12% स्टॉक ऊपर है। एक केबल के ऊपर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई सरकार ने, उसके बाद से फिर उस तरह के स्टॉक्स में एक तेज़ी बनी है। फिनोलेक्स केबल में देखिए आप, ITI में देखिए 5-6% की तेज़ी है। रेलवे स्टॉक्स फिर से रडार पे हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC और आयरकॉन, इन सब में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको REC, M&M जैसे स्टॉक्स में, M&M में आज एक बढ़िया रिपोर्ट्स आई और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री को बाजार ने पसंद किया। 3.5-4% M&M ऊपर है, 1525 पे ट्रेड करा है। REC लेकिन टॉप गेनर है, 5.5% ऊपर है, 208-209 का प्राइस यहाँ पे देखने को मिला है। कुछ वीकनेस वाले स्टॉक, इंडिया सीमेंट 217 पे है, करीब 4% फिसला। AB फैशन के नतीजे पसंद नहीं आए, वो फिसला। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया 3% नीचे, 4663 रुपये पे कमज़ोरी थी, उसके बावजूद और कमज़ोरी आई और ब्रिटानिया में भी एक वीकनेस देखने को मिल रही है। एक क्विक चेक ले लेते हैं। अमोल अठावले से हमारे साथ हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के डिप्टी VP। अमोल, क्या लग रहा है, मार्केट एक बहुत नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये तोड़ेगा या फिर से उसी रेंज में रहेगा ये? आई थिंक एक करेक्शन हो चुका है मार्केट में, और अभी जो रिवर्सल फॉर्मेशन का जो प्रिपरेशन प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं बुलिश साइड में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। बट कंसर्न यही है कि अभी भी मार्केट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और तो मुझे लगता है कि इट्स टू अर्ली कि ये बड़ा रिवर्सल है, बट डेफिनेटली पुल बैक रैली है और कंटिन्यू रहेगी। आई थिंक इमीडिएटली ट्रेडर के लिए 19,500 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और 19,600 या फिर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। बट ओवरऑल सिनेरियो बता रहा है कि आई थिंक पॉजिटिव साइड में जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। कोई स्टॉक आपके रडार पे जो जिसमें इस समय ट्रेड बनाया जा सकता है? अमोल, आपको मेरी आवाज आ रही जी? यस, आपका आवाज डीप हो गया। मैं कह रहा, कोई आइडिया आपके दिमाग में है इस समय जिस पे अभी ट्रेड लिया जा सकता है आइदर साइड का? यस, आई थिंक IT स्टॉक्स ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एट करंट लेवल्स पे। तो मुझे एक HCL टेक अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल्स, 1148 के आसपास चल रहा है, 1114 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट मुझे लगता है कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1180 1195 तक जा सकता है। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, नॉट ओनली फॉर HCL बट ओवरऑल IT स्टॉक्स में। ओके, अमोल, डिवीज लैब को आप देखिए 3900 की तरफ पहुंच गया है। काफ़ी दिनों बाद ये 4000 तोड़ने की करीब पहुंच रहा है। आज करीब 2.25% की मजबूती है। फार्मा स्टॉक इन जनरल अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। क्या आपको लगता है कि डिवीज अब 4000 के ऊपर जाएगा? यस, चांसेस काफी ब्राइट है। और यस, आज का बुलिश कैंडल है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ओवरऑल अगर फार्मा हम देखें तो भी अच्छा खासा पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट है। एज लॉन्ग एज 3800 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आई थिंक ये बुलिश जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रह सकता है। डिवीज लैब में 3% से ज़्यादा की मजबूती है, 3863 रुपये अपडेट करें। अमोल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन एक स्टॉक जो आज सबकी चर्चा में है, सुर्खियों में है, और उसका नाम है पेटीएम। ज़बरदस्त मजबूती है इसमें और 6-7% के उछाल के साथ ही अभी भी कामकाज कर रहा है। 0.7%, 52 रुपये ऊपर है 850 के प्राइस पे। क्यों इसमें इतनी बड़ी तेज़ी आई, क्या वजह थी, इसको समझते हैं। मेरे सहयोगी हर्षिता मेरे साथ है। हर्षिता, क्या हुआ पेटीएम में? बहुत ही रोचक
डेवलपमेंट है। आज सुबह में अपडेट आया कि विजय शेखर शर्मा जो कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं, वो दरअसल कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दरअसल एंट फाइनेंशियल जो इनका एक पुराना निवेशक है और अब तक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है, उनसे दरअसल विजय शेखर शर्मा कुछ हिस्सा खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो रफली ये करीब करीब 10.3% हिस्सेदारी एंड फाइनेंशियल से खरीदते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये खरीद जो है वो लार्जली एक शेयर ट्रांसफर है, क्योंकि विजय शेखर शर्मा यहां पर ₹1 भी खर्च नहीं कर रहे हैं। दरअसल इनकी एक कंपनी है रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट, जहां पर विजय शेखर शर्मा 100% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। उस पर्टिकुलर एंटिटी के जरिए ये डील होती हुई दिखाई देगी और ये डील की साइज अगर आप फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से आके तो लगभग 5,000 करोड़ की आकी जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है? दरअसल एंट फाइनेंशियल को ओसीडीज इशू किए जा रहे हैं और उसके बाद बड़ा शेयर होल्डिंग बदलती हुई दिखाई देगी। तो जून तक एंट फाइनेंशियल के पास 23.46% हिस्सा था, जो अब 10.3% हिस्सा ऑफलोड कर रहे हैं, तो उनका हिस्सा हो जाएगा 13.5% हिस्सा। विजय शेखर शर्मा के पास जहां पर जून तक 9.22% हिस्सा था, उनका हिस्सा बढ़कर हो जाता है 19.22%। मैंने सॉफ्टबैंक को इसीलिए यहां पर रखा है क्योंकि सॉफ्टबैंक एक और बड़ा निवेशक था जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों में धीरे धीरे करके अपना हिस्सा ऑफलोड किया है और लास्ट रिपोर्टेड जून तक वो 9.18% पर आ गए थे और उनका हिस्सा अब तक तो फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इंडिकेशन आया कि क्या कुछ और ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो एंट फाइनेंशियल का 10.3% हिस्सा ऑफलोड किया जा रहा है वो लार्जली ओसीडीज के जरिए हो रहा है। ओसीडीज यानी कि यहां पर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, जिन पर एक आपको विकल्प मिलता है कि आगे चलकर जब आप चाहें इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओसीडीज देने के पीछे तथ्य यही है कि एक तो विजय शेखर शर्मा को ये स्टेक उनसे खरीदना नहीं है, तो कैश कोई यहां पर खर्च नहीं किया जाएगा। दूसरा जो एक फैक्टर है, जब ओसीडीज इशू होते हैं तो एंट फाइनेंशियल की इक्विटी दरअसल इस कंपनी में कम हो रही है और उस लिहाज से फिर वोटिंग राइट्स भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एंट फाइनेंशियल का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पेटीएम में है वो बरकरार रहेगा। अब एंट फाइनेंशियल आप कह सकते हैं ऐसा कर रही है कि वो अपने बैलेंस शीट को भी थोड़ा सा बफर देना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसी खबरें भी थी इस साल की शुरुआत में कि शायद कुछ और दूसरी पार्टियां, जिसमें भारतीय एयरटेल का भी आपको याद होगा नाम सामने आया था, वो इंटरेस्टेड थे एंट फाइनेंशियल का स्टेक पेटीएम में लेने के लिए। अब क्योंकि ये लार्जली शेयर ट्रांसफर है और एंट फाइनेंशियल के वोटिंग राइट्स कम होंगे, विजय शेखर शर्मा का हिस्सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये हो सकता है एक तरीका उस तरह के किसी एक्शन को अवॉइड करने का, लेकिन ध्यान रहे स्टॉक रिकवरी दिखा रहा है। ऑल टाइम लो से दरअसल ये 2 गुना हो चुका है, हालांकि अभी भी 2150 के इशू प्राइस से काफी दूर है। यानी जो विजय शेखर शर्मा की कंपनी है उसके जरिए विजय शेखर स्टेक होल्ड करते हैं। जी हाँ। अब वही कंपनी एंड को ओसीडी जारी करेगी जिसके जरिए वो और स्टेक इनसे ले लेगी, बट ओसीडी तो फुली कन्वर्टेबल नहीं है। एग्जैक्टली तो बाद में क्या होगा? तो ये बाद में अगर एंट फाइनेंस चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर एंट फाइनेंस क्या करेगा वी रियली डोंट नो। बेसिकली विजय शेखर शर्मा यही चाहते थे कि वोटिंग राइट्स उनके पास ज्यादा रहे, क्योंकि जैसे हम मेंशन कर रहे थे हिस्सेदारी सबसे कम थी। जून तक एंट फाइनेंशियल के पास नियरली 24% का हिस्सा था, विजय शेखर शर्मा के पास सिर्फ 9% का हिस्सा था। अब वो ओसीडी जारी करके इक्विटी एंट की कम होती है और विजय शेखर शर्मा का हिस्सा 19.22% हो जाता है। तो बेसिकली अपना स्टेक वो बढ़ाना चाहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हॉस्टाइल टेकओवर को अवॉइड करने के लिए लोग प्रमोटर्स ऐसा करते हैं, उस पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं आई है। ओके, तो ये है पेटीएम की कहानी, इस वजह से स्टॉक ऊपर है। ध्यान रखिएगा ओसीडी फुली कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। अभी तो हम लोग डिटेल मालूम ही नहीं कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होगा, किस तरह ओसीडी जारी होंगे, क्या ड्यूरेशन होंगे, लेकिन खबर इंटरेस्टिंग है कि विजय शेखर शर्मा के पास ज़्यादा स्टेक हो जाएगा, हालांकि बिना ₹1 खर्च किए, बिना ₹1 खर्च किए हुए। और ध्यान रखिएगा ये प्रमोटर नहीं है, ये फाउंडर है इसके, और अब ये पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पे क्लासिफाई होते हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग खबर है। 6.5% स्टॉक ऊपर है, 850 पे पहुंच गया है, लेकिन जैसे अर्चना ने कहा कि अभी 2150 से बहुत नीचे। इसमें एक बाईबैक भी था, तो वही दिल्ली दूर है, इसमें दिल्ली दूर। चलिए खैर, स्टॉक सपोर्ट करने के लिए जो भी किया जाए वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा जानकारी के लिए। तो ये पेटीएम की कहानी, 850 रुपये इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है और आज लोगों की दिलचस्पी इसमें डेफिनेटली बनी हुई है।
चलिए अब बातचीत करेंगे एफएल इंडिया से। इसके मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं अनुज खन्ना सोहम जी से कि कैसे रहे तिमाही नतीजे और इस वक्त एनेबलर इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि डोमेस्टिक जो रेवेन्यू है उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं जितना इंटरनेशनल मार्केट में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मुझे ये नंबर समझाइए, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं जितना कि फॉरेन की मार्केट में। जी, पहली बात तो आज हमारे 4 साल IPO को हुए कंप्लीट होते हैं, तो एफएल इंडिया के जो हमारे 364,000 शेयर होल्डर्स हैं उन सबको एक बड़ा थैंक यू कि उनका कंटिन्यूड सपोर्ट और ट्रस्ट रही है कंपनी की जर्नी में। और जो रिजल्ट्स हैं, इनफैक्ट जो इंडिया का रिजल्ट है ऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिस पे 20% और इमर्जिंग मार्केट्स जो ग्लोबल इमर्जिंग वर्टिकल्स हमारे हैं उनको मिला के अगर हम देखें तो कुल ऑर्गेनिक ग्रोथ 20% से ऊपर रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, विच इज वेरी वेरी गुड गिवन द सिचुएशन कि हमारा जो डेवलप मार्केट्स में पिछले 3 क्वार्टर से थोड़ा इश्यू चल रहा था मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी, और जो इंटरनल चैलेंजेस थे वो हमने टर्न अराउंड डिसीजंस कुछ लिए थे, तो वो वाली सिचुएशन को देखते हुए जो हमारा रिजल्ट अभी टोटल आया है जिसमें 21% से ज्यादा पैट पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, काफी अच्छा और रोबस्ट रिजल्ट है। इसमें मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा। इस समय जो हमारा रेवेन्यू है इस क्वार्टर का, इट इज द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। जो नंबर ऑफ कन्वर्जन हमने डिलीवर करे वो भी हाईएस्ट एवर हैं, और जो CPCU रेट है हमारी कंपनी ने जो अचीव किया है रेवेन्यू के लिए वो भी हाईएस्ट एवर है 55 रुपीज पे। सो ओवरऑल ये जो रिजल्ट है ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है FY 2024 के लिए, और आगे भी हमारा फोकस ये रहेगा कि इस साल प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहेगा, मार्जिन एक्सपेंशन, और जो जितने भी हमने एक्विजिशंस करे अभी तक उनको हम किस तरह से सिनर्जाइज करके प्रोग्रेसिवली मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ बढ़ें, ये हमारा फोकस रहेगा। जी, तो अच्छा एक चीज़ और सर क्लैरिफाई करिए कि ये जो डोमेस्टिक वाला मार्केट था जो अच्छा भी ग्रो नहीं किया है, और लेकिन जबकि CPCU आपके काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं वहाँ पे, क्या ट्रिगर्स आपको लगते हैं आने वाले क्वार्टर, चूंकि आपका गाइडेंस बहुत ऊपर गया है, तो क्या एक बम्पर दिखेगा क्या किसी क्वार्टर में? नीरज जी, ये जो सवाल आपका बार बार आ रहा है कि इंडिया में ग्रोथ अच्छी नहीं है, बिल्कुल कुछ गलत रीडिंग हो रही है शायद आपकी तरफ। एक बार ध्यान से उसको देखें, हमारी रिपोर्ट जो लगी है अर्निंग्स प्रेजेंटेशन, उसमें भी ये क्लियर नजर आ रहा है कि 20% से ज्यादा हमारी अर्निंग्स की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 20% से ऊपर है इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी और रोबस्ट है। सो ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। इंडिया में तो हमारी बड़ी अच्छी रेजिलिएंट ग्रोथ चल रही है। जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं ठीक से? बिकॉज एक इंटरप्शन आ रहा है इधर। नहीं कंटिन्यू करिए सर। अच्छा, जो और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि अभी कैबिनेट ने हाल ही में इंडिया में एक बहुत बड़ा बजट अप्रूव किया है 604,000 विलेजेस को इंटरनेट इंक्लूसिव पहुंचाने के लिए, और ये हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा अगले 3-4 साल में। जो टेलविंड्स हैं बिजनेस के लिए कि जैसे जैसे और लोग नई कनेक्टेड डिवाइसेस से कनेक्ट होते जाएंगे, पूरा देश कनेक्ट हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा और इंटरनेट कंजम्पशन और उसमें हमें फायदा होगा, और एप्पल के बिजनेस के लिए बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। ये इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि 1.25 लाख की बजाय 6 लाख रूरल इलाकों को वो कनेक्ट करेंगे ब्रॉडबैंड से, तो उससे मतलब इनेबलिंग सिस्टम है आपके लिए, एक फायदा करेगा सर। डेफिनेटली बहुत बड़ा टेलविंड है ये। एक्चुअली इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए, वहां पे US का मार्केट कैसा कर रहा है और रेस्ट ऑफ द US कैसा कर रहे हैं? जी, US मार्केट में जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिनकी वजह से मंदी चल रही थी उसमें अब ये दिखने लगा है कि भाई वो थोड़ा रास्ता खुल रहा है, एंड आउटलुक जो है थोड़ा और फेवरेबल होता जा रहा है। दूसरी चीज, हमने जो अभी रिसेंट एक्विजिशन किया UAP का, उससे जो हमें एडिशनल टीम मेंबर्स मिले हैं जो फुल टाइम हमारे साथ US में काम कर रहे हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ गए हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट प्रोपोजिशन एनहांस हुआ है उससे हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स, एक्चुअल रेवेन्यू और जो टीम ऑन ग्राउंड US मार्केट में है वो इस समय सबसे ज्यादा लेवल पे है। मतलब हिस्ट्री ऑफ 18 साल से एप्पल का बिजनेस चल रहा है, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ फाउंडेशन हमारा इस समय बन चुका है डेवलप मार्केट्स और US मार्केट में। तो एक नई इंस्पिरेशन के साथ टीम आगे बढ़ रही है, एंड आई थिंक हम यहाँ से अच्छा बिल्डअप कर पाएंगे।
सर विज़ तो कंपेयर नहीं करना चाहिए कि एप्पल टू एप्पल करें, लेकिन यूएस में जैसा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे ग्राउंड पे अब थोड़ा सा कंजम्पशन पैटर्न बदल रहा है। एप्पल ने भी इसको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में फील किया है। तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करिए कि क्या यूएस में दिक्कत बनी हुई है अभी, क्या कंजम्पशन साइड से, कंज्यूमर साइड से? देखिए, अगर आप जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, अगर आप उनके रिजल्ट देखेंगे तो वहां पे ऑलरेडी एक रिकवरी नजर आ रही है। और इससे हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन देख सकते हैं कि पहले से बेटर हो रही है सिचुएशन। दूसरी चीज, हमारे लिए इंटरनल इश्यूज जो हमारे थे यूएस मार्केट में या डेवलप मार्केट्स को लेके, उनमें हमने बड़े डिसाइसिव और टफ स्टेप्स लिए थे, जो हमने लास्ट मई में जो अर्निंग्स कॉल हुई थी उसमें बड़ा डिटेल्ड वे में बताया था अपने शेयर होल्डर्स को। और वो सारे स्टेप्स लेने से हमने जून में एक बेटर ट्रेंड देखा है, जुलाई में भी बेटर ट्रेंड देख रहे हैं। एंड ओवरऑल हमारा ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोजीशन से एक बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन बन गई है यूएस मार्केट में। क्योंकि हमारा बेस छोटा है, उस बेस पे अगर एक सॉलिड फाउंडेशन से हम आगे बढ़ेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी है। तो अगर वहां पे थोड़ी मंदी चल भी रही होगी तो हम फिर भी वहां पे हम ग्रोथ निकाल पाएंगे, हमें लगता है। सर ये इस साल के लिए कोई गाइडेंस देना चाहेंगे आप? जी, दोबारा बोलेंगे, मैं आवाज सुन नहीं पाया। FY24 के लिए गाइडेंस देंगे आप? जी, Q1 में हमने प्रॉफिट में 21% के ऊपर ग्रोथ दी है ईयर ऑन ईयर। मेरी पूरी कोशिश है अपनी टीम के साथ कि हम बॉटम लाइन फोकस लेके कि 20% से ऊपर ग्रोथ दे सकें ओवरऑल अपनी कंपनी को प्रॉफिट बेसिस पे वर्सेस FY23। ये पूरी कोशिश रहेगी एंड आई थिंक हम अचीव कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आपके पैट में थोड़ा सा टैक्स कम था सर, इस वजह से भी जंप है एक। सर, ये टैक्स का जो एडवांटेज है वो ये पूरे साल दिखना चाहिए, बट केवल वही फैक्टर नहीं है। जो ग्रोथ आ रही है रेवेन्यू में या जो प्राइसिंग में प्रीमियमनेस हम देख पा रहे हैं कि सीपीयूसी रेट ऊपर जा रहा है, या जो टेलविंड्स हैं, जो हमने फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो और टैक्स का भी एडवांटेज है, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। बट इस साल हमारा फोकस यही रहेगा कि जितनी भी स्ट्रेटेजिक सिनर्जीज हैं एक्विजिशंस के, सबको सिनर्जाइज करके एक प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन को बढ़त देते हुए 20% तक की ग्रोथ निकालें बॉटम लाइन पे, ये फोकस है। ओके अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर्स के लिए आपको। थैंक यू जी। एफएल इंडिया एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है और बेहतरीन प्रदर्शन इसने अब तक दिखाया है, और अनुज जी बहुत कॉन्फिडेंट है कि कम से कम 20% की प्रॉफिट ग्रोथ ये इस साल भी दिखाएंगे। स्टॉक 1121 पर ट्रेड करा, 1% ऊपर ट्रेड करा, 19,603, 86 पॉइंट ऊपर है। वीरू बुलाइए तुरंत स्क्रीन पे। वीरू 600 के ऊपर निकल गया है, अब क्या चाल बनेगी? जैम नीरज जी, देखिए 600 का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ है गुरुवार तक के लिए, इसका सबसे बड़ा कॉल राइटर शुक्रवार को 19,600 बैठा था। आप उसके ऊपर हैं। मेरे ख्याल से नीरज जी दो चीज़ें एडवांटेज निफ्टी के पास है, जो कि निफ्टी बैंक के पास वो टाइमिंग नहीं है। निफ्टी आईटी, और मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा दमखम रिलायंस दिखाए तो आप करीब करीब 19,665 19,710 तक का सफ़र तय कर सकते हैं। क्लियर एडवांटेज अभी निफ्टी के पास ही नीरज जी, अभी निफ्टी बैंक के पास वो एडवांटेज कतई भी नहीं है। और जो मैं एडवांटेज की बात कर रहा था बैंक ये निफ्टी आईटी नीरज जी, एक बहुत ही अच्छा गैप फिलिंग प्रोसेस निफ्टी आईटी में जारी है। मेरे को लगता है कि इसका क्लियर एडवांटेज निफ्टी को ही मिलेगा नीरज जी। ओके, तो निफ्टी 600 के ऊपर है तो 670 तक ये जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ दिग्गजों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं अगले 1.5 घंटे में क्या होता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक